कि जो पुष्प का नर भाग होता है पोलिन ग्रेन, ये पुष्प का बेटा नर भाग है। पोलिन ग्रेन ये वाला, इसे परागकण कहा जाता है। ये व्हाइट रंग का एक दाने नुमा एक पाउडर होता है बेटा, और इसी नर पुष्प के जो नर भाग होता है, ये जो पोलिन ग्रेन होता है, इसी पोलिन ग्रेन का पुष्प के जो मादा भाग होता है, इसके स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है बेटा? पोलिनेशन, परागण। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोलिनेशन के बारे में, अर्थात परागण के बारे में। परागण क्या है? परागण कितने प्रकार का होता है? सेल्फ पोलिनेशन क्या है यानी कि स्व परागण क्या है, और बेटा क्रॉस पोलिनेशन क्या है यानी कि पर परागण क्या है, या जिसे आप कहते हो विपरीत परागण क्या है। सेल्फ पोलिनेशन के उदाहरण कौन कौन से हैं, क्रॉस पोलिनेशन के उदाहरण कौन कौन से हैं? बेटा, अगर जल द्वारा परागण हुआ, अगर जल के द्वारा पोलिनेशन हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? वायु के द्वारा अगर पोलिनेशन हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? अगर बेटा कीड़ों मकोड़ों के द्वारा पोलिनेशन हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? अगर सांप के द्वारा पोलिनेशन हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? अगर चींटियों के द्वारा पोलिनेशन हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? जंतुओं के द्वारा अगर पोलिनेशन हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? पक्षियों के द्वारा पोलिनेशन हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल में आपको बेटा मैं पोलिनेशन के बारे में अर्थात परागण के बारे में समझाने वाला हूं। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा पोलिनेशन की, तो हेडिंग लगा लीजिए, पोलिनेशन। पोलिनेशन अर्थात परागण। गाइज, होता क्या है पोलिनेशन, ये परागण होता क्या है? यहां पर आएगा एक्चुअली में ये होता क्या है पोलिनेशन या परागण। देखिए, पुष्प के नर भाग से पोलिन ग्रेन का यानी कि पराग कणों का पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है बेटा? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, टेंशन मत लेना, मैं इसे लिखवा देता हूं, फिर बाद में अपन डायग्राम की सहायता से ये सारी की सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा कि भैया पुष्प का जो नर भाग होता है, पुष्प का जो नर भाग होता है, उस नर भाग के जो पोलिन ग्रेन होता है, जो पोलिन ग्रेन होता है, पोलिन ग्रेन का मतलब होता है हिंदी में बेटा परागकण। जो परागकण होता है, इन पराग कणों का मादा पुष्प के, जो मादा पुष्प होता है, इस मादा पुष्प के स्टिग्मा का मतलब होता है बेटा वर्तिकाग्र। जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है, वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना, वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना बेटा क्या कहलाता है? तो भैया पोलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, यानी कि परागण कहलाता है। बोलो, मैंने क्या कहा बेटा कि जो पुष्प का नर भाग होता है, उस नर भाग के पोलिन ग्रेन का यानी कि भैया पराग कणों का मादा पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिन ग्रेन कहलाता है, सॉरी पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी डायग्राम की सहायता से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। गाइज, लास्ट क्लास में हमने पुष्प के भाग के बारे में पढ़ा था, और भी पुष्प से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें पढ़ी हमने। पुष्प के भागों के बारे में डायग्राम की सहायता से बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो गाइज, कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर बेटा कल की क्लास देख लेना। अगर नहीं देखा है तो बेटा ये देखिए, जो पुष्प होता है बेटा, उसका जो नर भाग होता है, इस पुष्प का
जो नर भाग होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि भैया नर भाग से ये पोलिन ग्रेन आया है, यानी कि पराग कण आया है। अगर आपको नर भाग के बारे में पता नहीं रहेगा तो कैसे पता लगाओगे आप इस पोलिनेशन की डेफिनेशन के बारे में। देखिए बेटा, इसे आसान भाषा में समझने के लिए हमें भैया नर भाग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो पुष्प का जो नर भाग होता है उसे बेटा कहा जाता है एंड्रोसियम। उसे क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम कहा जाता है, या फिर स्टेमन कहा जाता है, और इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा पुंकेसर। क्या कहा जाता है बेटा? पुंकेसर कहा जाता है। पुष्प का जो नर भाग होता है उसे एंड्रोसियम, स्टेमन या पुंकेसर कहा जाता है। अब देखिए बेटा, इसकी संरचना कैसी होती है। ये आपको फूल में इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको किसी पुष्प में इस तरह की कोई संरचना दिखाई दे तो बेटा समझ लेना है कि ये पुष्प का नर भाग है। अब देखिए बेटा, ये जो पुष्प का जो नर भाग होता है इसके भैया 3 मुख्य भाग होते हैं। जो आपको ऊपर ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है एंथर। एंथर का मतलब होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। और इसी एंथर के अंदर बेटा व्हाइट रंग का एक दाने नुमा एक पाउडर भरा रहता है, और इस पाउडर को कहा जाता है पोलिन ग्रेन। इसे क्या कहा जाता है? पोलिन ग्रेन। हिंदी में कहा जाता है परागकण। इतनी बात क्लियर है। और आपको बेटा ये जो डंडी नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है फिलामेंट। इसे क्या कहा जाता है बेटा? फिलामेंट कहा जाता है, अर्थात तंतु कहा जाता है। अर्थात तंतु कहा जाता है। तो बेटा ये पुष्प का नर भाग है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब दूसरी तरफ देखते हैं बेटा पुष्प का जो मादा भाग होता है उसके बारे में। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ये बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। ये पुष्प का बेटा मादा भाग है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इस पुष्प के मादा भाग को क्या कहा जाता है, तो बेटा गायनोसियम कहा जाता है। गायनोसियम कहा जाता है, या फिर बेटा इसे कहा जाता है पिस्टल, या फिर कार्पल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है बेटा इसे स्त्री केसर। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। तो पुष्प का जो मादा भाग होता है अभी आपको किस तरीके से दिखाई देता है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो बेटा अगर पुष्प में आपको इस तरीके से अगर कोई संरचना दिखाई दे रही है, अगर आपको पुष्प में कोई इस तरीके से संरचना दिखाई दे रही है, अगर पुष्प में आपको कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई दे रही है तो बेटा समझ लेना है कि ये पुष्प का मादा भाग होता है। ये पुष्प का बेटा मादा भाग होता है जिसे गायनोसियम या स्त्री केसर, पिस्टल या कार्पल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसके मुख्य रूप से बेटा 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो आपको ये जो ऊपर ये जो संरचना दिखाई दे रही है इस संरचना को कहा जाता है स्टिग्मा। इस संरचना को कहा जाता है स्टिग्मा। हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाग्र। इसका जो दूसरा भाग होता है वो ये वाला भाग होता है जिसे कहा जाता है स्टाइल, और इसे हिंदी में कहा जाता है वर्तिका। तीसरा जो संरचना आपको ये वाली दिखाई दे रही है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला भाग कहलाता है ओवरी। ओवरी जिसे हिंदी में कहा जाता है अंडाशय। और इसकी जो चौथी संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है आपको। ये होता है भैया ओव्यूल। ओव्यूल जिसे आप कहते हो डिंब या फिर बीजांड कहते हो। अब अगर जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा है अगर आप उस चीज पर गौर करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा मैंने क्या कहा था, पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो पुष्प का नर भाग होता है, और बेटा पुष्प का नर भाग कौन सा है, तो ये है भैया। इसका जो पोलिन ग्रेन है, जो पराग कण है, बेटा भैया पोलिन ग्रेन क्या होता है, तो मैंने कहा था कि जो एंथर होता है, जो पराग कोश होता है, इस पराग कोश के अंदर
व्हाइट रंग का दाने नुमा एक पाउडर होता है जिसे पोलिन ग्रेन कहा जाता है, इसे परागकण कहा जाता है। तो इन परागकणों का मादा पुष्प के, यानी कि ये जो मादा पुष्प है, मादा भाग है पुष्प का, इस पुष्प के स्टिग्मा, यानी कि ये स्टिग्मा, ये जो वर्तिकाग्र वाला भाग है, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस तक पहुंचना बेटा क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। बोलो बेटा, चीजों को समझाने में टाइम लगता है, 10 मिनट लगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? आई ना बेटा? जरूरी है भैया, आएगी, सब चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार और बता देता हूं कि जो पुष्प का नर भाग होता है पोलिन ग्रेन, ये पुष्प का बेटा नर भाग है। पोलिन ग्रेन ये वाला, इसे परागकण कहा जाता है। ये व्हाइट रंग का एक दाने नुमा एक पाउडर होता है बेटा, और इसी नर पुष्प के जो नर भाग होता है, ये जो पोलिन ग्रेन होता है, इसी पोलिन ग्रेन का पुष्प के जो मादा भाग होता है, इसके स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है बेटा? पोलिनेशन, परागण कहलाता है। अब इस पोलिनेशन की प्रोसेस में होता क्या है बेटा? जो पुष्प का नर भाग होता है, ये पुष्प के मादा भाग तक नहीं जाता। इस पोलिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है? जो पुष्प का ये जो नर भाग होता है, ये पुष्प का ये जो नर भाग होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नर भाग बेटा मादा भाग के पास नहीं जाता। तो अगर बेटा नहीं जाएगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोलिनेशन की प्रोसेस होगी कैसे, फिर ये परागण की प्रोसेस होगी कैसे? तो बेटा एक माध्यम के साथ में होती है, यानी कि इस माध्यम की सहायता से होती है। ये पोलिनेशन की प्रोसेस जो होती है, ये बेटा एक माध्यम की सहायता से होती है, जैसे कि ये हवा की सहायता से हो सकती है, कीड़े मकोड़ों की सहायता से हो सकती है, पानी की सहायता से हो सकती है, बड़े बड़े जंतुओं की सहायता से हो सकती है। जैसे हम किसी बगीचे में जाते हैं तो हाथों को ऐसे करते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, हाथी की सहायता से हो सकती है। और बात करें तो सर्पों की सहायता से हो सकती है, पक्षियों की सहायता से हो सकती है, चींटियों की सहायता से हो सकती है, चमगादड़ की सहायता से हो सकती है। और बेटा ये हो तो सकती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जल के द्वारा ये पोलिनेशन की प्रोसेस हुई तो बेटा उसे क्या कहा जाता है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें हैं वो समझा देता हूं। मान लीजिए बेटा ये कोई पुष्प का नर भाग है, अब हवा इस तरफ से आ रही है, अब हवा से बेटा ये जो पोलिन ग्रेन है, ये जो परागकण है, ये उड़ करके कहाँ पहुंच गया बेटा? यहाँ मादा पुष्प का जो वर्तिकाग्र भाग है इस तक पहुंच गया। तो बेटा ये मैंने क्या कहा था कि पुष्प का नर भाग के पोलिन ग्रेन का मादा पुष्प के स्टिग्मा वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। मान लीजिए कोई तितली है बेटा, अब ये तितली इस पुष्प के नर भाग पर बैठी, तो उस तितली के पैरों में बेटा ये पोलिन ग्रेन लग गया, ये चिपक गया, फिर ये बेटा उड़ करके बेटा ये पुष्प के मादा भाग पर बैठ गई, इस वर्तिकाग्र वाले भाग पर बैठ गई, स्टिग्मा वाले भाग पर बैठ गई। तो बेटा यहाँ से जो पोलिनेशन आया है बेटा तितली के पैरों में, वो यहाँ चिपक जाता है, यहाँ पर पहुंच गए ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है बेटा पोलिनेशन, परागकण की प्रोसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है बेटा वो ये आती है कि भाई हमारी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें तो ये बताओ कि हमारी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए बेटा जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया मिटा दो, ओके। अब देखिए बेटा आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जल के द्वारा परागण हुआ या जल के द्वारा पोलिनेशन हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? वैसे ही अगर वायु के द्वारा पोलिनेशन हुआ, परागण हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? और भी कीड़े मकोड़ों की सहायता से अगर परागण हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? अब कीड़े मकोड़ों में तो बहुत सारी चीज आ गई, जैसे कि भंवरा आ गया, तितली आ गई, मधुमक्खी आ गई, तो उन्हें क्या कहा जाता है? चमगादड़ की सहायता से अगर परागण हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए बेटा जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वही चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपके पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। जिससे भैया सॉरी वो कोई आ रहा था, ठीक है।
और आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई और अदर एग्जाम हो। अब आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अगर बात आती है कि भैया जल द्वारा ये परागण हुआ, अगर जल द्वारा ये परागण हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? तो जल के द्वारा अगर परागण होता है तो बेटा उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। अगर बेटा जल के द्वारा ये पोलिनेशन की प्रोसेस हुई तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। अगर बेटा वायु के द्वारा अगर ये परागण हुआ, हवा के द्वारा अगर ये परागण हुआ तो इसे कहा जाता है एनीमोफिली। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ। अगर कीटों की सहायता से अगर ये पोलिनेशन हुआ तो उसे कहा जाता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। अगर बेटा पक्षियों की सहायता से अगर ये परागण हुआ, अगर पक्षियों की सहायता से ये परागण हुआ तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ठीक है। अगर चमगादड़ की सहायता से, चमगादड़ की सहायता से अगर परागण हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिप्टेरोफिली। इसे क्या कहा जाता है? क्रिप्टेरोफिली कहा जाता है। अगर बेटा चींटियों के द्वारा, अगर चींटियों के द्वारा अगर ये परागण हुआ तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मरमेकोफिली। मरमेकोफिली कहा जाता है। और अगर बेटा बड़े बड़े जंतुओं के द्वारा परागण हुआ तो उसे कहा जाता है जूफिली, जैसे हाथी, इंसान, इन सब से। अगर सर्प की सहायता से परागण हुआ तो उसे कहा जाता है ओफियोफिली। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी है। अगर जल के द्वारा पोलिनेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि नर पुष्प के पराग कणों, अगर पराग कण जो है वो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र भाग तक जल की सहायता से पहुंचते हैं तो बेटा उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। वायु की सहायता से पहुंचते हैं तो एनीमोफिली, कीटों की सहायता से एंटोमोफिली, पक्षियों की सहायता से ऑर्निथोफिली, चमगादड़ की सहायता से तो क्रिप्टेरोफिली, चींटियों की सहायता से मरमेकोफिली, जंतुओं की सहायता से जोफिली, और बेटा सर्प की सहायता से पहुंचता है तो ओफियोफिली कहते हैं। बेटा यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये चीजें भी आपको बेटा याद रखनी है। एक एक चीजें याद रखनी है, जरूरी है बेटा, क्योंकि यहाँ से ग्रुप डी वगैरह में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूँ। और देखिए बेटा, अब बात आती है कि ये जो पोलिनेशन होता है, ये पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो बेटा सिंपल सी चीजें हैं, बस जो मैं कहता हूँ उसको याद रखना। इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा जहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात आती है पोलिनेशन की। तो बेटा ये पोलिनेशन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, जिसे कहा जाता है स्वपरागण, और दूसरा होता है बेटा क्रॉस पोलिनेशन, जिसे परपरागण या विपरीत परागण कहा जाता है। अब देखिए बेटा, ये सेल्फ पोलिनेशन तो क्या है और क्रॉस पोलिनेशन क्या है, ध्यान से समझना। सेल्फ पोलिनेशन क्या है और क्रॉस पोलिनेशन क्या है, यानी कि स्वपरागण क्या है और परपरागण या विपरीत परागण क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन में जो पादप होता है वो एक होता है, और एक ही पादप पर अगर समान पुष्प है, समान पुष्प का मतलब यह होता है बेटा कि इसमें पादप एक ही है, यानी कि पौधा एक ही है, और उसमें भी बेटा एक ही पुष्प है, और इसी एक पुष्प पर बेटा नर भाग भी उपस्थित है और पुष्प का मादा भाग भी उपस्थित है। तो अगर इन दोनों के बीच में जो परागण होता है, जो पोलिनेशन होता है, वो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि स्वपरागण कहलाता है।
तो एक तो बेटा ये प्रोसेस है सेल्फ पोलिनेशन का। मैंने क्या कहा, एक ही पौधा है और उस पौधे पर कोई एक पुष्प है और उस पुष्प पे ही बेटा पुष्प का नर भाग भी स्थित है और पुष्प का मादा भाग भी स्थित है। अगर यहाँ पर पुष्प के नर भाग और मादा भाग के बीच में अगर पोलिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। नहीं आया समझ में? मान लीजिए बेटा ये कोई प्लांट है, ये कोई पौधा है, एक ही पौधा है। अब इस पौधे पर बेटा यहां पर एक पुष्प है, इस पौधे पर एक पुष्प है, बहुत सारे पुष्प हो सकते हैं लेकिन एग्जांपल बता रहा हूं, एक ही पुष्प है और इस पुष्प पर बेटा ये पुष्प का नर भाग है और इस पुष्प पर ये पुष्प का मादा भाग है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो पोलिनेशन की प्रोसेस होगी बेटा वो प्रोसेस कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन। इसका दूसरा क्या है, तो भैया पादप तो एक होगा, भाई पादप तो एक होगा लेकिन बेटा जो पुष्प होंगे वो अलग अलग होंगे, जो पुष्प होंगे बेटा वो अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? जैसे कि मैंने कहा कि पादप तो एक ही है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये जो पुष्प मैंने बनाया है इस पुष्प पर सिर्फ एक ही भाग होगा, इस पर पुष्प का सिर्फ एक ही भाग होगा। मान लीजिए पुष्प है तो इस पुष्प पर सिर्फ पुष्प का नर भाग है और यहाँ पर मान लीजिए एक और ये पुष्प है और यहाँ पर इस पुष्प का ये मादा वाला भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है। तो देखो यहाँ पर गौर से, पादप तो यहाँ पर एक ही है, पुष्प तो एक ही है लेकिन पुष्प का नर भाग अलग है और पुष्प का मादा भाग अलग है, यानी कि पुष्प यहाँ पर अलग अलग है। तो इन दोनों के बीच में अगर बेटा पोलिनेशन की प्रोसेस होती है तो वो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। ये दो कंडीशन बनती है, पहली ये जिसमें पुष्प भी एक ही होता है और पादप भी एक ही होता है। दूसरा क्या होता है, पादप तो एक ही होता है लेकिन पुष्प अलग अलग होते हैं। ये दो कंडीशन बनती है और हर हमेशा याद रखना, आलू, टमाटर, गेहूं और चावल, इन चारों में जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। वो भैया सेल्फ पोलिनेशन होता है, वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। अब क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो इसमें होता क्या है बेटा, जो पादप होते हैं ये भी अलग अलग होता है और बेटा जो पुष्प होता है, जो फूल होता है ये भी अलग अलग होता है, ये भी अलग अलग होता है। पादप भी अलग अलग होता है और भैया पुष्प भी अलग अलग होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं इसे मिटा देता हूं और आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पौधा बनाया और एक ये पौधा बनाया, दो पौधे हो गए और भैया इस पर एक पुष्प तो ये है और एक पुष्प ये है। तो देखो यहाँ पर पादप भी अलग अलग है और पुष्प भी अलग अलग होते हैं। तो ये पुष्प अलग है, ये पुष्प अलग है। अब इन दोनों के बीच में जो पोलिनेशन की प्रोसेस होगी वो बेटा कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन। और ये भैया जो ग्रास होते हैं, जो घास होते हैं और एक होता है मीपल प्लांट, मीपल ट्री। तो मीपल ट्री एक क्वेश्चन पूछा जाता है मीपल ट्री से और ग्रास से। तो इन दोनों में जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है बेटा वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। वो कौन सा पोलिनेशन होता है बेटा? क्रॉस पोलिनेशन होता है। मीपल में और घास में बेटा जो पोलिनेशन होता है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है, जबकि आलू में, टमाटर में, गेहूं में और चावल में जो पोलिनेशन होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। याद रखना इसमें पादप जो होते हैं बेटा वो एक ही होता है और एक ही पुष्प होता है। पहली कंडीशन इसमें बनती है, एक पुष्प नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन इस सेल्फ पोलिनेशन में क्या बनती है, पादप तो एक ही होता है लेकिन पुष्प जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब एक ही पुष्प पर नर भाग भी हो सकता है, मादा भाग भी हो सकता है, लेकिन जो पोलिनेशन की प्रोसेस होगी वो अलग अलग होगी। इसमें बात करें क्रॉस पोलिनेशन में तो पादप भी अलग अलग होंगे, पुष्प भी अलग अलग होंगे। इन दोनों के बीच में जो पोलिनेशन की प्रोसेस होगी वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। ग्रास और मीपल ट्री ये दोनों इसके बेस्ट उदाहरण है। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।